हेलो एवरीवन, वेलकम टू सो एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश कृषि विभाग में आई हुई भर्ती के बारे में। जैसे कि आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो भर्ती आपकी आई है वो किस पोस्ट से रिलेटेड है, वो है आपके सहायक महानिदेशक की। ठीक है, सहायक महानिदेशक यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर। और किस विभाग में है ये? आपका जो है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आई हुई भर्ती, यानी कि कृषि विभाग के अंतर्गत हमें एक भर्ती देखने को मिलती है। क्या जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कौन स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कौन से एस्पिरेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो आयु सीमा क्या रहने वाली है, आपका सिलेबस यहाँ पर क्या रहने वाला है, और इसके साथ साथ हम यहाँ पर कंप्लीटली जानेंगे आपका फी स्ट्रक्चर क्या होगा। फी स्ट्रक्चर के साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म आपका जो भरा जाएगा, आपको किस तरह से वो भरना है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और जानकारी इसके बारे में जो है प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में देखिए काफी इंपॉर्टेंट आपकी ये वैकेंसी रहती है जितने भी एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपकी ये भर्ती हो रही है किस पोस्ट पे हो रही है? सहायक संचालक कृषि कल्याण तथा कृषि विभाग क्षेत्र एवं विस्तार, यानी कि आपका फील्ड एंड एक्सटेंशन के अंतर्गत जो है आपकी ये भर्तियां होने वाली है। यानी कि जो भी आपका यहाँ पर काम रहेगा वो फील्ड रिलेटेड काम होगा और एक्सटेंशन का काम होगा, यानी कि विस्तार का काम होगा। जैसे कि यहाँ पर बात करें, असिस्टेंट डायरेक्टर फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फील्ड एंड एक्सटेंशन के पदों पे जो है ये भर्ती आपकी होने वाली है। आगे देखिए हम बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए रहता है। बट कुछ यहाँ पर थोड़ी दिक्कत भी देखने को मिली है, कुछ यहाँ पर देखा जाए तो कुछ अटपटा सा सामने आया है। जैसे कि बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है भाई, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 0 मेंशन की गई है। अब इसका क्या रीजन रहा होगा ये तो नहीं मालूम, बट आगे जाकर के शायद यहाँ पर कोई चेंजेस जो है यहाँ पर आयोग के द्वारा किए जाए। ठीक है, शायद जो है कोई चेंजेस इनके द्वारा जरूर किए जाएंगे, या अगर नहीं भी किए जा रहे हैं अभी, तो आप जो है यहाँ पर ज्ञापन सौंप सकते हैं, और ज्ञापन सौंप करके जो है आप यहाँ पर इसके बारे में बात कर सकते हैं भाई। ठीक है, बाकी अगर अदर कैटेगरी में हम देखें यहाँ पर, तो देखिए आपका जो है यहाँ पर एससी के अंतर्गत जो हमें 14 वैकेंसीज देखने को मिलती है। ठीक है, 14 भर्तियां यहाँ पर हैं, 14 पोस्ट इनके लिए जो है वेकेंट है। एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आपको जो है यहाँ पर 10 पोस्ट वेकेंट देखने को मिलती है। ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत 47 यानी कि 47 जो है यहाँ पर पद रिक्त है। इसके अलावा टोटल की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है हमारे पास यहाँ पर? 71 है, यानी कि 71 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है जो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज में जो है बांटी गई है। इसके अलावा देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर इस एग्जाम में अप्लाई कौन कर सकता है भाई? तो अप्लाई यहाँ पर मध्य प्रदेश स्टेट वाले भी कर सकते हैं, और इसके अलावा अदर स्टेट भी, यानी कि ऑल इंडिया जो है यहाँ पर एलिजिबल रहेगा। ठीक है, ऑल इंडिया एलिजिबल है। बट अगर हम बात करते हैं, देखिए मध्य प्रदेश की जो मूल निवासी महिलाएं हैं उनके लिए जो है यहाँ पर अलग से रिजर्व सीट हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि एससी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 5 सीट जो है यहाँ पर आरक्षित है। एसटी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 4 सीट जो है इसमें आरक्षित है। ओबीसी के लिए जो है यहाँ पर 16 यानी कि 16 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। और इसके अलावा अलग जो आरक्षण हमें देखने को मिलता है, जो आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं भाई, ठीक है, जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, उनमें भी हमें यहाँ पर एक एक रिजर्व सीट, जैसे कि एक आपका यहाँ पर जिनको लोकोमोटरी डिसेबिलिटी है, ठीक है, चलने फिरने की दिक्कत है। दूसरे में देखा जाए तो जिनको देखिए जो विजुअली हैंडीकैप्ड है, ठीक है, यानी कि थोड़ी दृष्टिहीनता जिनमें है। इसके अलावा देखा जाए तो यानी कि जो हियरिंग हैंडीकैप्ड है, यानी कि जिनको सुनने में दिक्कत है। और इसके अलावा देखा जाए जिनमें मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, ऐसे डिफरेंट कैंडिडेट्स के लिए भी जो है यहाँ पर एक एक सीट जो है क्लियरली रिजर्व है। तो ये रहती है आपके यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट। बट अगर हम देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर शायद चेंजेस जरूर किए जाएंगे, अगर आप भी थोड़ा यहाँ पर अपना एक कदम बढ़ाएं आगे और थोड़ा ज्ञापन सौंपे आयोग में जाएं, तब जाकर के आप जो है इससे रिलेटेड क्लियर जानकारी भी ले पाएंगे और इसमें कुछ परिवर्तन भी करा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पर पोस्ट और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एलिजिबल कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर होने वाले हैं, कौन इस एग्जाम को दे सकता है, और किस पोस्ट के लिए जो है ये एग्जाम हो रहा है आपका। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए विभाग कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा आपका? मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलता है, जो डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है आपकी भर्ती होगी। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए श्रेणी की, तो राजपत्रित द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आपकी ये पोस्ट आती है, यानी कि सेकंड क्लास जॉब रहेगी आपकी। इसके बाद बात करें देखिए पद की स्थिति की, तो अस्थायी तौर पे देखिए भर्ती आपकी हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें देखिए आपका वेतनमान की, तो कितना रहने वाला है? देखिए 15,600 से लेकर के 39,100
प्लस जो है इसमें 5400 रुपए आपका ग्रेड पे रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कर्तव्य यानी कि ड्यूटीज क्या रहने वाली है भाई। जब आप जो है एज एडीए ज्वाइन करेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो आपके क्या काम वहां पर रहेंगे। तो देखिए, क्षेत्र विस्तार, कृषि प्रचार प्रसार एवं अन्य विभागीय योजनाओं का कार्य संपादन, यानी कि जितनी भी एग्रीकल्चर की या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की या अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्सटेंशन की कोई स्कीम्स चल रही हैं, कोई योजनाएं चल रही हैं, तो उनका जो है आपको काम करना है। उन योजनाओं के अंतर्गत जो जो काम होते हैं, चाहे वो कृषि विस्तार के हो या फील्ड का कोई वर्क हो, वो जो है आपको वहां पर करना रहेगा। ठीक है, यानी कि मेजर काम रहेगा यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का, कृषि विस्तार, प्रचार और प्रसार का। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर बात करें, पद का नाम क्या है भाई, सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास क्षेत्र एवं विस्तार, यानी कि देखा जाए तो फील्ड एंड एक्सटेंशन की फील्ड में जो है ये पोस्ट आपकी रहती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी भैया आपकी। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आपने, कंपलसरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है, यानी कि ये आपके पास होनी ही चाहिए। जैसे कि बात करें यहाँ पर क्या होना चाहिए भैया, आपके पास लिखा गया है बीएससी कृषि के साथ कृषि में प्रथम या द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास होनी चाहिए। यानी कि सिंपली यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीएससी एग्रीकल्चर तो मैंडेटरी है भाई। ठीक है, आपका बीएससी एग्रीकल्चर मैंडेटरी है। बीएससी एग्रीकल्चर के साथ अगर हम बात करें तो आपका क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पर स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि एमएससी डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, एमएससी, यानी कि सिंपल बीएससी अगर आपके पास है, बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपके पास है तो एमएससी होना आपके पास जो है कंपलसरी है। एमएससी नहीं है, इसके अलावा अगर आपके पास जो है आईसीएआर के इंस्टीट्यूट के अंतर्गत अगर आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, ठीक है, कोई आपके पास पीजी डिप्लोमा है एग्रीकल्चर में, तो तब भी आप एलिजिबल है। या तो आपका क्या हो, ये दो चीजें हो, या अगर एमएससी नहीं है तो एमएससी के लिए देखा जाए तो यहाँ पर पीजी डिप्लोमा भी अगर आपके पास है बीएससी एग्रीकल्चर के साथ, वो भी कहाँ से, आईसीएआर से मान्यता प्राप्त, या मोस्ट कॉमनली जैसे आईएआरआई हो गया, वहां से अगर आपके पास पीजी डिप्लोमा है एग्रीकल्चर के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंतर्गत, तब जो है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। या इसके अलावा क्या है, जो बी टेक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, यानी कि कृषि इंजीनियरिंग स्नातक में आपके कम से कम द्वितीय श्रेणी, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो आपको लगभग जो है सेकंड डिवीजन में जो है आपके पास बी टेक एग्रीकल्चर, तो उनके लिए भी जो है एलिजिबिलिटी यहाँ पर रहती है। ठीक है, ध्यान रखना है, बी टेक एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं, तो ये जो है यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है शैक्षणिक योग्यता का होना आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा कि बीएससी एग्रीकल्चर के साथ या तो आपके पास एमएससी हो या आपके पास पीजी डिप्लोमा हो आईसीएआर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एक आयु सीमा जो यहाँ पर निर्धारित की गई है वो की गई है 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक। ठीक है, कितनी है, 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक। और जो आयु आपकी काउंट की जाएगी वो की जाएगी 1 जनवरी 2026 तक। ठीक है, यानी कि अगर 1 जनवरी 2026 तक जो है आपकी आयु 21 वर्ष पूर्ण है, तब आप एलिजिबल हैं। या इसके अलावा 1 जनवरी 2026 तक अगर आपकी 40 वर्ष अभी पूरे नहीं हुए हैं, तब जो है आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर आप 40 ईयर कंप्लीट है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने 40 साल की उम्र पूरी कर लिया तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, अगर 1 जनवरी 2026 तक आपने 40 साल की उम्र पूरी कर लिया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि ये आयु सीमा के अंदर अंदर ही आपकी जो है एज होनी चाहिए, वही कैंडिडेट जो है यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर एक तरह से बर्थ के जो बर्थ सर्टिफिकेट या इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर जो इस आयु की जांच की जाएगी पर्टिकुलरली, वो आपका 10th बेस्ड रहेगा। यानी कि 10th के सर्टिफिकेट में आपके जो भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वही जो है मानी जाएगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखिए अब इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की, यानी कि जो एप्लीकेशन सबमिट होनी है ऑनलाइन माध्यम से ही होगी, और आप जो है इन वेबसाइट्स पर जाकर के mppsc.mp.gov.in पर जाकर के, या देखिए www.mppsc.mp.gov.in, इन वेबसाइट्स पर जाकर के जो है आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आवेदन करने का एकमात्र जो है आपके पास ये जरिया है कि ऑनलाइन माध्यम से आपको ये करना होगा। अब फॉर्म की फीस कितनी रहने वाली है, तो ध्यान देना, देखिए यहाँ पर जो है काफी ज्यादा जानने की आपको जरूरत है, और बहुत अच्छे तरीके से जानने की जरूरत है इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में फॉर्म फिल करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर परीक्षा हेतु या जो आवेदन शुल्क आपका रहेगा यहाँ पर, तो 250 रुपए रहने वाला है। किसके लिए 250 रुपए रहने वाला है, तो देखिए जो भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी एससी हैं,
इसके अलावा एसटी है, ठीक है, जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं जो दिव्यांग जन है उनके लिए 250 रुपए रहेगा, ठीक है, क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। इसके अलावा जो बचते यहाँ पर शेष सभी श्रेणी के लिए और इसके अलावा जो अदर स्टेट्स के रहेंगे, ठीक है, यानी कि जो मध्य प्रदेश से बाहर के जो निवासी हैं उनके लिए जो है 500 रुपए का शुल्क यहाँ पर रहेगा, ठीक है, कितनी 500 रुपए फीस अदर स्टेट्स के लिए और मध्य प्रदेश की अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए और जो मध्य प्रदेश की ही रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 250 रुपए फीस रहेगी। तो देखिए जब यहाँ पर फीस का ये लिख दिया गया कि शेष सभी श्रेणी, जब ये यहाँ पर लिख दिया गया तो शायद आपकी पोस्ट यहाँ पर आए भी अनरिजर्व की, शायद यहाँ पर आए, ठीक है, तो बाकी आपके प्रयासों पर भी निर्भर करता है ये। चलिए, बाकी देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप समय रहते अपना फॉर्म फिल करें ताकि आपको यहाँ तक पहुंचने की जरूरत ना पड़े, भाई इस अमाउंट तक पहुंचने की बिल्कुल भी ना जरूरत पड़े। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आपका जो स्टार्टिंग डेट है, देखिए ठीक है, स्टार्टिंग डेट अभी हम कंप्लीटली जानेंगे, कब से फॉर्म भरने आपके शुरू हो रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें जानेंगे। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि 25 मई 2026 से लेकर के अगर 31 मई 2026 तक, क्योंकि ये जो है क्या चली जाएगी, फॉर्म की लेट डेट यहाँ पर चली जाएगी आपका, ठीक है। तो यहाँ पर विलंब शुल्क आपसे लिया जाएगा 3,000 रुपए विलंब शुल्क आपको देना होगा। देखिए यानी कि कब देना होगा ये, अगर आप 25 मई 2026 से लेकर के 31 मई 2026 के बीच में अगर क्या करते हैं, लेट फीस अपनी जमा करके फॉर्म फिल करते हैं, तब आपको 3,000 रुपए देने पड़ेंगे। देखिए 250 और 500 की जगह 3,000 देने पड़ेंगे। इसके बाद अगर आप चले गए फिर जून महीने में, यानी कि अगर जून महीने तक आप लेट हो गए तो जून महीने में 1 जून 2026 से लेकर के 28 अक्टूबर 2026, यानी कि जो लास्ट डेट है, फिर एंड डेट है फॉर्म सबमिशन करने की भी और करेक्शन करने की भी, ठीक है। तो उसके बीच भी अगर आप भरते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर 25,000 रुपए विलंब शुल्क के साथ अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। इसलिए यहाँ तक की नौबत ना आने दें, इससे पहले पहले ही आप जो है 500 रुपए और 250 रुपए में ही अपना फॉर्म भर के कंप्लीट कर लीजिए भाई, ठीक है। नहीं तो इतना सारा शुल्क आपको देना पड़ेगा, 25,000 रुपए जो है आपका विलंब शुल्क रहेगा अगर जून में चले जाते हैं आप यहाँ पर एग्जाम का फॉर्म भरने। इसके अलावा देखिए यहाँ पर विलंब शुल्क के साथ अगर आप अपने फॉर्म की करेक्शन करा रहे हैं तो 50 रुपए जो उसके भी लगेंगे, ये भी क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। और जो यहाँ पर आपका करेक्शन रहेगा, करेक्शन आप सिर्फ ये लास्ट डेट तक ही करा सकते हैं, ठीक है, इस लास्ट डेट तक ही करा सकते हैं। इसके बाद ना तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, ना ही किसी तरह की कोई करेक्शन होगी इस डेट के बाद, 28 अक्टूबर 2026 के बाद, ठीक है। कंप्लीटली जो है ये पोर्टल बंद हो जाएगा आपका इसकी करेक्शन के लिए भी और इसके अलावा जो है एक्सेप्टेंस के लिए भी एप्लीकेशन के, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा ध्यान देना आपने, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो आपका 24/5/2026 रहेगी, ठीक है। ये वाला जो हमने यहाँ पर देखा 24/5/2026 फाइनल है। 24/5/2026 के बाद अगर आप कभी भी फॉर्म फिल करते हैं तो फिर आपका ये एप्लीकेबल हो जाएगा 3,000 रुपए, और जून में अगर जाते हैं तो आपका हो जाएगा 25,000 रुपए, ठीक है। तो इसलिए इस पे थोड़ा ध्यान देना है, समय रहते अपना फॉर्म फिल कर देना है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं क्लियरली। तो विज्ञापन की जो तिथि है वो रहती है आपकी 31/12/2025 को, देखिए यानी कि 31 दिसंबर 2025 में आपकी ये वैकेंसी आउट हुई। इसके बाद बात करें हम, देखिए यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की जो तिथि है, देखिए वो आपका 25 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले हैं फॉर्म, ठीक है। कब से होंगे, 25 अप्रैल 2026 से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अंतिम जो आवेदन की तिथि रहेगी आपकी वो रहेगी 24/5/2026, यानी कि 24 मई, यानी कि पूरा एक महीने का समय आपके पास है, एक मंथ का आपके पास समय है यहाँ पर कंप्लीटली विदाउट लेट फीस, बिना किसी विलंब शुल्क के अपने फॉर्म को सबमिट करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं आपका ऑनलाइन आवेदन में सुधार करने की जो प्रारंभ तिथि है, यानी कि जब से आपके लिए करेक्शन विंडो यहाँ पर ओपन कर दी जाएगी तो वो रहेगा आपका 30 अप्रैल 2026 से, ठीक है। 30 अप्रैल 2026 से आप जो है अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन विंडो आपके लिए ओपन रहेगी। और कब तक कर सकते हैं इस पे आपने ध्यान देना है, जो अंतिम तिथि यहाँ पर रहेगी करेक्शन की वो रहेगी आपका 26 मई 2026 तक आपकी यहाँ पर करेक्शन जो है एक्सेप्ट की जाएंगी। इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर तो करेक्शन विंडो जो है क्लोज कर दी जाएगी, ठीक है।
इसके बाद देखिए हम बात करते हैं प्रवेश पत्र उपलब्धता तिथि की, यानी कि जो एडमिट कार्ड आपको कब अवेलेबल होगा यहाँ पर। तो एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो प्रवेश पत्र उपलब्धता तिथि है वो आपका 12 नवंबर रहेगी, ठीक है, 12 नवंबर 2026। और इसके अलावा जो परीक्षा की तिथि है वो भी मेंशन कर दी गई है, 22 नवंबर को जो है आपकी परीक्षा होनी है, ठीक है, 22 नवंबर 2026 को आपकी परीक्षा होनी है, यानी कि अभी आपके पास काफी अच्छा खासा समय जो है यहाँ पर तैयारी करने के लिए है। इसके बाद देखिए यहाँ पर विलंब शुल्क 3000 के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, यानी कि 31 मई 2026 तक, ठीक है, यानी कि जून महीने में जाने से पहले पहले अगर आप जो है यहाँ पर, क्योंकि करेक्ट आपकी जो सबमिशन की डेट है, फाइनल सबमिशन की डेट है, वो तो आपका मई में खत्म हो जाएगी 24 मई को। तो इसके बाद अगर हम बात करते देखिए यहाँ पर, तो 31 मई में अगर आप जो है फिल करते हैं, इस डेट के बाद अगर आप फिल करते हैं 31 मई तक, तब आपको 3000 रुपए देना होगा। वहीं पर अगर आप जून के महीने में चले गए और फाइनल आपका जब बिल्कुल कंप्लीट एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट हो जाएगी, करेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि इस डेट तक 28 अक्टूबर 2026 तक, तो यहाँ तक इसके अंदर अंदर अगर आप जो है यहाँ पर विलंब शुल्क के साथ अपना फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है 25,000 रुपए का शुल्क यहाँ पर देना होगा। और अगर करेक्शन करानी है तो 50 रुपए एक्स्ट्रा से जो वहाँ पर आपको देने होंगे। तो ये जो डेट्स हैं इनको काफी ज्यादा अच्छे से जो यहाँ पर ध्यान रखना है, आप कहीं लेट ना हो जाए फॉर्म भरने में और आपको कहीं 250 और 500 की जगह कहीं पर आपको 3000 या 25,000 रुपए देने पड़े, ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है। बाकी अब समझते देखिए यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा भाई, सिलेबस क्या रहेगा। तो मोस्ट कॉमनली ये तो यहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं इनके द्वारा कि जैसे आपका अभी एफएसओ का पेपर कंडक्ट कराएगा तो ओएमआर बेस्ड आपका पेपर था, तो ये भी ओएमआर बेस्ड ही रहेगा, सीबीटी नहीं होने वाला है आपका ये। बट अगर हम बात करें देखिए यहाँ पर कि इसका सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो वो जो है जल्द ही एमपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जो है इनके द्वारा, आयोग के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि अभी तक फिलहाल ये रिलीज नहीं है। जो भी परीक्षा योजना रहेगी और जो भी पाठ्यक्रम रहेगा वो जल्दी से जल्दी जो है वेबसाइट पर ही उपलब्ध किया जाएगा, ये आयोग के द्वारा यहाँ पर क्लियरली नोटिफिकेशन के अंतर्गत मेंशन है किया गया है। यानी कि आपको अब ये भी दिक्कत नहीं रहेगी कि आपको क्या टॉपिक पढ़ने हैं, कहाँ से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि जब आपके पास सिलेबस आ जाएगा और हम आपको कंप्लीट यहाँ पर हेल्प देने वाले हैं इस चीज़ में, ठीक है, आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी कि जब भी सिलेबस आएगा उस वक्त हमारी तरफ से जो भी आपके लिए यहाँ पर हेल्प हो पाएगी, चाहे कुछ क्लासेस प्रोवाइड करने की या अदर आपके लिए कुछ रेलिवेंट कंटेंट प्रोवाइड करने की, तो वो जरूर जो है कराया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कंप्लीटली हमने जो है एडीए की जो ऑफिशियल आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज की है वैकेंसी रिलेटेड, उसके बारे में कंप्लीटली बात की। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।